गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी। तो सितंबर का सर करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग लकी हैं, अरुणाचल में आराम से बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हैं क्लियर एटमॉस्फेयर में। यहाँ दिल्ली में तो सर पूरा गैस चैम्बर बना हुआ है, सांस भी बड़ी मुश्किल की हो रही है यहाँ पर। ठीक है सर, तो आगे बढ़ेंगे उससे पहले पिछले कुछ क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये देखो सर, मैं ना बहुत बार बोला हूँ, ये पोटेंशियल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछ सकते हैं। अंडर प्रोजेक्ट समुद्रयान इंडिया इज प्लानिंग टू सेंड 3 पीपल 6,000 मीटर्स अंडर वाटर। ठीक है, लोगों को भेज रहे हैं। अपना खुद का इंडिजिनियसली डेवलप सबमर्सिबल होगा, एक अपना व्हीकल खुद का बना हुआ, उसमें आपको लोगों को भेजा जा रहा है। तो सवाल ये है कि सर वो व्हीकल का नाम क्या है। ये क्वेश्चन एज इट इज डायरेक्ट आने की संभावनाएं हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं सर। ठीक है, बताइए सर, करेक्ट आंसर बताइए। हाँ, करेक्ट आंसर इज सर मत्स्य 6,000 ये व्हीकल का नाम है। ठीक है, और मेरे को एक बताइएगा, ये क्वेश्चन नंबर 75, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ विलेजेस इन द कंट्री हैव अचीव्ड ओडीएफ प्लस स्टेटस अंडर फेज 2 ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 में कितने आपके जो विलेजेस हैं वो ओडीएफ प्लस स्टेटस एक्वायर कर चुके हैं? ओडीएफ प्लस, बिल्कुल सर, कितने? 75%। ओके सर, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 94 तक पिछली क्लास में हम लोगों ने कर लिया था। ये 92 हो गया था, 93 हो गया था, और ये लास्ट क्वेश्चन, ये अंतिम पंगल वाला क्वेश्चन था, जिन्हें अभी ब्रॉन्ज मिला है विमेन 53 kg फ्री स्टाइल में, वो हमने आपको बताया था। वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? बेलग्रेड। बेलग्रेड इज इन सर्बिया। ठीक है, सर्बिया के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें करी थी, और यहाँ पे सेशन को एंड करा था। ठीक है सर, तो विदाउट डिलेइंग योर टाइम हम लोग सर स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 बहुत आसान सवाल है। ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं इसलिए मैंने इसको डाल दिया, अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024, चार ऑप्शन है, इनमें से कहां पर नहीं होगा? तीन प्लेसेस पर होने वाला है, इसमें से चौथी प्लेस ऐसी है जहां पर ये आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप नहीं होगा, मैन वाला। ठीक है, 2024 में। तो वो कौन सी प्लेस है जहां पर नहीं होगा? चार प्लेसेस है, इनमें से एक ऐसी है जहां पर नहीं होगा। वेल द करेक्ट आंसर इज शिकागो। ठीक है सर, कहां पर नहीं होगा सर? शिकागो में नहीं होगा, बाकी जगह होगा। तो in a significant announcement, the International Cricket Council has officially designated three prestigious venues in the United States for hosting the ICC Men's T20 World Cup 2024। ठीक है, तो डैलास में होगा, फ्लोरिडा में होगा, न्यूयॉर्क में होगा। पहली बार अमेरिकन सॉइल पे ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ठीक है, तो अमेरिका की बात हो रही थी, तो सर अमेरिका का मैप हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। तो अमेरिका में सर क्या देखें हम? तो देखो अमेरिका में आप ये देख सकते हो कि सर अमेरिका का एक बॉर्डर ऊपर कनाडा से लगता है, एक बॉर्डर नीचे मैक्सिको से लगता है। ठीक है, इधर इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस की अगर बात करो अमेरिका में, तो रॉकी माउंटेन रेंज है। तो रॉकी माउंटेन रेंज आपको अमेरिका में देखने को मिलेगी। अपैलेचियन माउंटेन रेंज ये आपको अमेरिका में देखने को मिलेगी। और ग्रेट लेक्स जो अमेरिका में है, जैसे ओंटारियो, एरी, ह्यूरोन, मिशिगन और सुप्रियर। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये पांच लेक्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? अमेरिका में देखने को मिलते हैं। तो इसमें से कुछ जो है वो आपका ये बॉर्डर पे भी है, ये आपका अमेरिका कनाडा के बॉर्डर पर भी है। सुप्रियर, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी और ओंटारियो, ये पांच लेक अमेरिका कनाडा के बॉर्डर पर हैं। इनको आपका ग्रेट लेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, ओजार्क प्लेट्यू ये कहां पर है? अमेरिका में। देखो रैंडमली कभी भी कोई भी नाम उठ के आ जाता है ना, तो वो रैंडमनेस खत्म करनी है हमें। तो इसीलिए जो भी प्लेस पढ़ेंगे अगर पॉसिबल होगा तो उसकी फिजिकल ज्योग्राफी पे भी एक बार नजर आप डालते जाओ। ठीक है, क्या पता एग्जाम तक याद रह जाए।
ठीक है सर। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 95 था। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये भी है। वेयर विल बी द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द एशियन गेम्स 2023? ठीक है, अभी एशियन गेम्स 2023 हुए थे, उसकी सेरेमनी किसने लीड की थी? ये एक्चुअली ये अब तो पास्ट टेंस का क्वेश्चन हो गया। इसकी सेरेमनी लीड की थी हरमनप्रीत सिंह और एज बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन ने। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोर्गोहेन ने इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है उसे लीड किया था। तो सवाल यह है कि ये आपका जो एशियन गेम्स 2023 है वो कहाँ पर हुआ था? सर जूम आउट का क्या है ना, इसमें पीपीटी में हो नहीं पाता है ना, तो इसमें ऐसा कर दूंगा, ये आपके पास पीडीएफ रहेगा, आप उसमें से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये कहाँ पर हो रहा है सर? हांगजू चाइना में। ठीक है, ये जो गेम हो रहा है आपका हांगजू चाइना में हो रहा है। ये एक्चुअली अब हो चुका है। इसमें आपके जो इंडिया के फ्लैग बियरर कौन थे? पीआर श्रीजेश थे। अगला जो होगा 20th एशियन गेम, वो 2027 में होगा। अभी 2023 में हुआ है, एक्चुअली 2022 में होना था बट डिले हो गया, 2023 में हो रहा है। अभी अगला 2027 में होगा, इसको कहेंगे 20th एशियन गेम। ये जापान में होगा। सॉरी, ये आपका भी चाइना में हुआ था, अगला आपका जापान में होगा। तो अगर हम बात करें इंडिया को कितने मेडल्स मिले, ठीक है, एशियन गेम्स 2023 में इंडिया को कितने मेडल्स मिले? 107। नंबर याद रखिएगा, 107 में गोल्ड याद रखना 28 है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना टोटल मेडल्स हमें मिले 107, जिसमें से 28 क्या है? गोल्ड है। एशियन गेम्स 2023 का ये हमारा डेटा है, ठीक है। इसमें आपको ई स्पोर्ट्स भी ऐड हुआ है, ब्रेक डांसिंग को भी ऐड किया गया है, और साथ ही साथ जो क्रिकेट है और जो बोर्ड गेम्स हैं वो भी आपका एशियन गेम्स में वापस से लौट आए हैं। जो 2018 में गायब हो गए थे वो वापस से इसमें लौट आए हैं, ठीक है। मेनली आप इसमें इंडिया के मेडल्स याद रखिएगा। एशियन गेम 2023 जो आपका चाइना में हुआ था, उसमें आपका जो मेडल्स हैं, ठीक है, कितने हैं? टोटल 107, जिसमें से 28 हैं गोल्ड। गुड इवनिंग पिंकी जी, कोई दिक्कत नहीं। अब अभी हमने स्टार्ट ही किया, 2 क्वेश्चन किए बस। हाँ जी सर, आगे बढ़े। तो बस फैक्चुअल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं। Which among the following is matched incorrectly as per the 2023 World Talent Ranking released by the International Institute for Management Development? ये भी प्योरली फैक्चुअल सवाल है, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सवाल, ये मैंने ऐसे डाल दिया। Which of the following is incorrectly matched as per the World Talent Ranking 2023 released by the International Institute for Management Development? इसमें ये नहीं पूछेगा कभी किसने रिपोर्ट रिलीज की, बस इतना ध्यान रखना इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में अगर आप देखो इंडिया की रैंकिंग कितनी है, बस इतना ध्यान रखना इसमें। तो आपके हिसाब से इसमें किसकी रैंकिंग गलत है, ये सवाल है, इसमें से किसकी रैंकिंग गलत है, यही आपका क्वेश्चन है, बताइए जरा। हाँ जी, वेल करेक्ट आंसर इज जी। इंडिया की रैंकिंग सर 54 नहीं है, इंडिया की रैंकिंग है 56, ठीक है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 की अगर आप बात करोगे तो इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 56 को ध्यान रखिएगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द नेशनल पॉलिसी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन? विच मिनिस्ट्री लॉन्च द नेशनल पॉलिसी ऑन, ठीक है, एक नेशनल पॉलिसी लॉन्च करी किसके लिए? रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन करवाने के लिए, किस सेक्टर में? फार्मा मेडटेक सेंटर में, ठीक है, फार्मा मेडटेक सेंटर में R&D और इनोवेशन करवाने के लिए एक
नेशनल पॉलिसी लॉन्च की गई है। साथ ही साथ एक स्कीम लॉन्च की गई है ताकि फार्मा मेडटेक सेंटर में रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, यानी पूरी पॉलिसी बनाई गई है, साथ ही साथ एक स्कीम लॉन्च की गई है ताकि फार्मा मेडटेक सेंटर में इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके। तो किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया? देखो, अगर आपको ये पता होगा कि फार्मा से रिलेटेड मैटर कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल करती है तो आप इजीली इसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, इसको रिलीज करा है मनसुख मांडविया जी ने। ठीक है, मिनिस्टर का नाम बता देता हूँ, शायद तब आप बता पाओ। मनसुख मांडविया जी ने इसको रिलीज किया है। हाँ जी। तो देखो, इसमें एक जो हमें लगता है सर, हेल्थ मिनिस्ट्री हो सकती है। ठीक है, कॉमर्स का काम कम लगता है, साइंस का काम कम लगता है। इसमें जो जनरली पहला हमें जो दिमाग में आता है कि सर हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्ट्री हो सकती है, मेडिकल से रिलेटेड वही सारा काम करती है। लेकिन इसमें जो फार्मा है, फार्मा बोले तो मेडिसिन, मेडिसिन क्या होती है सर? वो केमिकल्स होते हैं ना। तो जो मेडिसिन वाला डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर आता है। तो मनसुख मांडविया जी होम मिनिस्टर भी है, सॉरी हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, और केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी है। ठीक है, तो आपका ये जो फार्मा है, ये फार्मा के रिलेटेड जो भी काम होगा वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री के अंडर। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन होता है, ज्यादातर लोग तुक्का मार के हेल्थ मिनिस्ट्री लगा के चले आते हैं। ठीक है, वो सरासर गलत हो जाएगा। यहाँ पे मेडिसिन की बात हो रही है, यानी जो फार्मा सेक्टर है इंडिया का, उसमें R&D करने के लिए स्कीम बनाई जा रही है। ठीक है, जिसमें आपका इंडिजीनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज बनाई जाएंगी। ठीक है, आपका इंडिया में खुद की अपनी दवाइयां बनाई जाएंगी। साथ ही साथ जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है उन पे भी काम किया जाएगा। ठीक है, एंड फाइटो फार्मास्यूटिकल्स, फाइटो फार्मास्यूटिकल्स क्या है सर? फाइटो फार्मास्यूटिकल्स एक नया कंसेप्ट बना है। जैसे अभी तक क्या था, हम लोग मान लो किसी को जुकाम है या किसी को कफ आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? तुलसी खा लो, लौंग खा लो। ठीक है, बुखार के लिए क्या कर लो? बुखार के लिए सर गिलोय खा लो। तो ये हम लोग नेचुरल हर्ब्स का यूज करते थे। यही नेचुरल हर्ब्स किस में काउंट होते हैं? ट्रेडिशनल मेडिसिन में काउंट होते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक एक्नॉलेज फार्मास्यूटिकल कैटेगरी में नहीं है। ठीक है, ये एक्नॉलेज फार्मास्यूटिकल्स कैटेगरी में नहीं आता। अब वो कह रहा है इसमें, इसमें हो ये रहा है सर, फाइटो फार्मास्यूटिकल्स में, जैसे अभी आपका, जैसे आप मान लो कोई भी दवा लेते हो, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल लेते हो, तो आप ये ड्रग यूज कर रहे हो, इसके ऊपर पूरी रिसर्च हो चुकी है, प्रैक्टिकल एविडेंस है कि हाँ भाई ये आपका फीवर डाउन करती है ये ड्रग, और साथ ही साथ इसको क्लिनिकली ट्रायल किया गया है। ठीक है, एलोपैथिक जो भी दवाइयां हैं उनका क्लिनिकली ट्रायल होता है, उसके बाद वो अप्रूव की जाती है कि हाँ ये पेशेंट को फायदा करेगी। लेकिन जो हम ट्रेडिशनल मेडिसिन लेते हैं इनका अभी तक एज सच कोई क्लिनिकली ट्रायल्स नहीं होते थे। ये बस रैंडमली सब शास्त्रों में लिखा है, या हमारी किताब में लिखा है, या वैद्य जी ने कहा है, या हमारे बड़े बूढ़ों ने बताया, तो उसकी बस वजह से हम इनको यूज करते आ रहे थे, लेकिन अभी तक क्लिनिकली ट्रायल्स इनके हमने नहीं करे। तो गवर्नमेंट अब यही स्टार्ट करने वाली है, यानी जो हम रेगुलर हर्ब्स घर में यूज करते हैं उनको नई कैटेगरी में डाला जाएगा, उनको कहा जाएगा फाइटो फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, उनको कहा जाएगा फाइटो फार्मास्यूटिकल्स। और उन फाइटो फार्मास्यूटिकल्स को हम क्या करेंगे? अलग से उनका एक क्लिनिकली ट्रायल चलेगा और उनको एज पर देयर ट्रायल आगे मार्केट में प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, ताकि देखो अगर क्लिनिकली ट्रायल होगा उनका तो वर्ल्ड लेवल पे, तभी आप उस चीज को इनकरेज कर पाओगे। क्योंकि अगर आप किसी से भी कहोगे कि हमारी दवा फायदा करती है, तो प्रूफ बताना पड़ेगा ना कि क्या प्रूफ है ये फायदा करती है। ठीक है, हमारी तो जमीन की दवाएं तो हम यकीन कर लेते हैं, लेकिन मार्केट वाले कैसे यकीन करेंगे? तो इसके लिए फाइटो फार्मास्यूटिकल्स एक नया क्लास ऑफ ड्रग बनाया गया है, जिसमें हमारी जो लोकल हर्ब्स है उसको इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही साथ जो मेडिकल डिवाइसेस है, ठीक है, जैसे बीपी नापने वाली मशीन है ना, आप देखते हो आजकल डिजिटल थर्मामीटर आ रहे हैं, तो बेसिक लेवल पे अगर बात करें तो इस तरह की डिवाइसेस को भी इंडिजिनाइज करके इंडिया में ही डेवलप करने का काम किया जाएगा, उस पर और ज्यादा रिसर्च की जाएगी। तो ये सारा जो काम किया जाएगा
ये किस मिनिस्ट्री के अंडर हो रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर। इज दैट क्लियर और नॉट? आई होप इट इज क्लियर और नॉट। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। लूफी लूम जी, ठीक है। देखो, दो तीन बात मैं आपको बता दूं। ये जो करंट अफेयर्स होता है ना हमारा, ये किसी ऐसा नहीं है कि आपका एमटीएस का एग्जाम हो गया इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं। करंट अफेयर्स मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये आप लेक्चर भी देख सकते हो। लेक्चर नंबर आई थिंक 272 या 273 कुछ होगा। ठीक है, तो ये आपका जितना भी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम है अरुणाचल प्रदेश के, एपीपीएससी, एपीएसएसबी, जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं उन सबको कीपिंग इन देम माइंड ये कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइन किया जाता है। ठीक है सर, तो ये स्पेसिफिकली एमटीएस के लिए नहीं है ना। और ऐसा आप कहीं डिफाइन भी नहीं कर पाओगे कि एमटीएस के लिए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर का भी फिक्स नहीं है ना सर, कुछ भी वो पूछ रहे हैं, है ना। रैंडमली कोई भी सवाल आपका वो पूछा जा रहा है। तो जब एग्जामिनर का पूछ फिक्स नहीं है तो आपको भी फिक्स करने की जरूरत नहीं है। आपका बस जो काम है वो है करंट अफेयर्स जितना भी पढ़ पाए उससे जितना नॉलेज एक्वायर कर पाए। सिर्फ ऐसा नहीं रट लो सर, आप रटने की जरूरत नहीं है। समझो सर चीजों को, मतलब मार्केट में अगर गवर्नमेंट कुछ कर रही है, क्यों कर रही है, उस चीज को पकड़ो, अवेयरनेस जनरेट करो, ताकि ये जो नए नए टर्म्स हैं इससे आप अवेयर हो पाओ। अगर मैं ये क्वेश्चन नहीं कराता तो क्या फाइटो फार्मास्यूटिकल्स ये वर्ड आप कभी समझ पाते कि इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, अगर कल वो दे दे कि फाइटो फार्मास्यूटिकल्स क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन फिर ऐसा लगेगा सर टफ है, फिर हम उसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो ऐसा ना हो, एग्जाम में रैंडमनेस को खत्म कर सके इसलिए अपन एक वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो ये देखो, मैं कैटेगोरिकली बोल रहा हूँ, ये सिर्फ एमटीएस के बिहाफ पे नहीं बना है, ये जनरल है आपका। ठीक है, हाँ जी सर, कांस्टेबल एमटीएस एक ही दिन में होगा, 26 नवंबर को जो रिटर्न है सबका एक ही रिटर्न होगा। ठीक है, वो जितनी भी पोस्ट उसमें लिखी है ना, कांस्टेबल, एमटीएस, फायरमैन, जितनी भी पोस्ट लिखी है उन सबका एक ही पेपर होगा। चलो जी, नेक्स्ट आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 99 पर। इसका आंसर बताइए। 99, which armed forces in India has successfully tested the indigenously developed Type 5 heavy drop system capable of para-dropping arms, ammunition, and other equipment to inaccessible places, battlefields? ये हैवी ड्रॉप सिस्टम क्या होता है सर? हैवी ड्रॉप सिस्टम क्या है? देखो, आपने हॉलीवुड मूवीज या बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि ऊपर से प्लेन उतरता है, उड़ता है, और प्लेन का दरवाजा खुलता है, और वहां से अगर उन्हें मान लो बहुत सारे हथियार उतारने हैं तो एक बॉक्स निकलता है और उस बॉक्स में पैराशूट लगा होता है, वो पैराशूट खुल जाता है और वो बॉक्स सेफली लैंड कर जाता है। ठीक है, तो उड़ते प्लेन से कोई जो बॉक्स की ड्रॉपिंग होती है उस सिस्टम को कहते हैं हैवी ड्रॉप सिस्टम। ठीक है, उड़ते हुए प्लेन से इस तरह से किसी बॉक्स को गिराना, इसको कहलाता है हैवी ड्रॉप सिस्टम। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पर हमें अटैक करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपना एम्यूनिशन का डब्बा नीचे अलग उतार देंगे, हम अलग कूद जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आर्म्स, एम्यूनिशन और जितने भी इक्विपमेंट्स है उनको ड्रॉप करने के लिए ये सिस्टम आपका यूज किया जाता है। ठीक है, अगर कोई मिलिट्री से रिलेटेड जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हम कोई नई चीज एक्वायर करते हैं तो वो एग्जामिनर पूछ लेता है। फॉर एग्जाम्पल आपका आई थिंक यूडीसी का था, यूडीसी में भी, हाँ 2021 का था, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, उस टाइम ध्रुवा आए थे। ठीक है, तो वो पूछ लिया था कि सर उनका नाम क्या है, तो वो ध्रुवा पे भी सवाल पूछ चुका है। तो जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज हम एक्वायर करते हैं उस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये टाइप की जो हैवी ड्रॉप सिस्टम है, ठीक है, तो ये कौन सी आर्म फोर्सेस ने इसे एक्वायर करा है? तो ये है सर आपका इंडियन एयरफोर्स ने। ठीक है, तो ये एक ऐसा डिलीवरी सिस्टम है जो हेवी इक्विपमेंट, आर्म्स, एम्यूनिशन को दूर दराज की लोकेशंस में ड्रॉप कर सकता है। अब सर ट्रक से लेके जाओगे तो कैसे इतना लंबा चलाओगे, ये वो टाइम लगेगा। तो ये बहुत दूर के एरिया में बहुत इजीली इस तरह से आर्म्स एंड एम्यूनिशन को ड्रॉप कर सकता है। ठीक है सर, तो इस तरह से ये आपका हैवी ड्रॉप सिस्टम काम करता है। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट होने से बताइए। क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था विभव, विभव क्या है सर? एंटी टैंक माइंस।
ऐसे क्वेश्चन बना सकता है कि सर एंटी टैंक माइन्स अभी रिसेंटली इंडिजीनियसली डेवलप्ड लॉन्च की गई हैं, उनका क्या नाम है सर? तो उनका नाम है विभव। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजीली आपके एग्जाम में बन सकते हैं। मैंने जैसे भी आपको यूटीसी का एग्जाम का बताया, उसमें पूछा था ध्रुवा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का क्या नाम है, तो ध्रुवा था, उस पर भी बन गया था सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100। Recently, Union Cabinet has approved the e-courts project phase 3 as a central sector scheme to create a unified technology platform for the judiciary. Time period of this project will be of how many years? देखो ई कोड प्रोजेक्ट एक ये आई थिंक 2007 से चल रहा है ई कोड प्रोजेक्ट। ठीक है, ये ई कोड प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इसका पर्पस क्या है, पूरी जुडिशरी को डिजिटलाइज कर देना। ठीक है, इसमें ये आपका जो भी आपका क्या कहते हैं, मान लो कोर्ट्स ने जजमेंट दी, उन सबको डिजिटल फॉर्म में अपलोड करने का काम, कोर्ट्स को लाइव लाने का काम। आज आप देख रहे हो कि लाइव प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो गई। जैसे अब सबसे पहले स्टार्ट हुआ था आई थिंक गुजरात में, तो गुजरात हाई कोर्ट की अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, तो वहां पर जो भी प्रोसीडिंग्स होती है आप वो जाके उनके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। तो ये सारा काम है ना, वर्चुअल कोर्ट्स का कंसेप्ट, तो ये सारी चीजें डेवलप की जा रही है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो फेज 1 हो गया है, फेज 2 हो गया है, अब उसका फेज 3 लॉन्च किया जा रहा है। तो उसके लिए सीधी सी बात है, यूनियन कैबिनेट पैसा खर्च करेगी, तो उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है। तो ये जो ई कोड मिशन मोड प्रोजेक्ट है, इसमें जो फेज 3 है ये कितने साल चलने वाला है सर? 4 साल चलने वाला है। ठीक है, तो जो ई कोड प्रोजेक्ट है ये 2007 से इम्प्लीमेंटेशन में है for ICT and Information and Communication Technology enablement of the Indian Judiciary, the phase 2 जिसका conclude हुआ था 2023 में। ठीक है, ये इसका पर्पज है, ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट ओवरऑल, इसमें अभी 4 साल और लगेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म आप देखोगे, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये क्या होती है सर सेंट्रल सेक्टर स्कीम? देखो जो यूनियन गवर्नमेंट है दो तरह की स्कीम लॉन्च करता है। यूनियन गवर्नमेंट सर आपका दो तरह की स्कीम लॉन्च करता है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, ठीक है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है। दो तरह की स्कीम आपका यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च करता है। जो सेंट्रल सेक्टर होता है उसमें 100% जो पैसा है वो यूनियन गवर्नमेंट खर्च करेगी, लेकिन जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती है उसमें यूनियन गवर्नमेंट 60% खर्च करती है और 40% आपका स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती है। लेकिन अगर मान लो कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट है या हिली स्टेट है, फॉर एग्जांपल अपना अरुणाचल प्रदेश, तो वहां पर 90% सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी और 10% स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम में और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में। बात क्लियर है कि नहीं? हाँ जी सर। तो दैट मार्क्स द 100 क्वेश्चंस ऑफ दिस मंथ। ठीक, टारगेट रहता करीब करीब 100 सवाल आप कर लो एक महीने में करंट अफेयर्स के, तो ये 100 सवाल कंप्लीट हो गए। ठीक है, और भी क्वेश्चन है सर, ठीक है, आगे करने जा रहे हैं, लेकिन हाँ जो एक 100 सवाल कराने का मिनिमम टारगेट है वो अपना सर पूरा हो गया। ठीक है, तो चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, रिसेंटली मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हैज इनॉग्रेटेड द न्यूली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ तेजू एयरपोर्ट। अभी सर नया एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है तेजू एयरपोर्ट। तेजू एयरपोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये सर मतलब खाता खोल देने वाला सवाल है, तो जिसका खाता नहीं खुल रहा अब तुक्का मार के इसमें अपना खाता खोल ले। ठीक है, अब सर ये भी गलत हो गया तो फिर मतलब भूल जाना कि आपको कोई सही गलत करना भी है। ठीक है, ये तो सर अब इसमें क्या ही गलत करोगे। ठीक है, अच्छा अब इस महीने के बाद से लगभग एक आध महीने में मे बी हो सकता है अगले महीने से अपन क्वेश्चन वाला सिस्टम खत्म करके सिंपल करंट अफेयर्स रहेगा, फिर उसकी डिटेल, करंट अफेयर्स उसकी डिटेल, इसको इस तरह से चेंज करने वाले हैं ना। चलो नेक्स्ट इसका आंसर देखें तो ये हाँ ये आपका अरुणाचल प्रदेश में,
ये पूछ सकता है सर आपसे। अच्छा, ये आपसे तो ये भी पूछ सकता है। अच्छा ये बताओ, जो इसमें एयरलाइन चल रही है उसका नाम क्या है? फ्लाई बिग। फ्लाई बिग का भी नाम पूछ सकता है, ठीक है। एयरलाइन जो इसमें चल रही है, एक भारत सरकार की स्कीम चल रही है ना, उड़ान। उड़ान बोले तो उड़े देश का आम नागरिक। इसमें भारत सरकार का मिशन है कि सस्ते रेट में आम आदमी को फ्लाइट की टिकट्स अवेलेबल कराना। आरसीएस मतलब रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, क्योंकि भारत सरकार चाह रही है इंडिया के अलग अलग एरियाज में आपका एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट हो, ठीक है। एविएशन इंडस्ट्री को बूस्ट करना चाहती है गवर्नमेंट। तो गुवाहाटी से तेजू का रूट डेवलप किया है, फ्लाई भी कभी वहां पे उड़ेगी। धीरे धीरे जब जैसे जैसे डिमांड आती जाएंगी वैसे वैसे उसकी आपूर्ति की जाएगी, ठीक है। जैसे अभी एक आपका एयरपोर्ट बना था होलोंगी ईटानगर में, ठीक है। तो उसमें भी आपका एक तो इंडिगो फ्लाइट चलाता है दिल्ली से ईटानगर, एक ईटानगर से गुवाहाटी फ्लाई भी चलाता है फ्लाइट। दिल्ली से ईटानगर वाया कोलकाता जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी हुआ है या नहीं हुआ है आप तो ज्यादा अच्छे से बता पाओगे। आगे प्लान है दिल्ली से ईटानगर डायरेक्ट कनेक्ट करने का, क्योंकि अभी 3-4 घंटे वेट करना पड़ता है सर कोलकाता में, तो वो बहुत खलता है सर। 4 घंटे मैंने वेट किया है, ठीक है। तो अब दिल्ली से ईटानगर हो जाएगा तो और हमारे लिए बढ़िया हो जाएगा ईटानगर आना, ठीक है। चलो, तो 101 का करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। ये जो था ये आपका सेवेंथ एयरपोर्ट है नॉर्थ ईस्ट एरिया का, ये सेवेंथ एयरपोर्ट है जो तीजू में डेवलप किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 102। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हैज डेडिकेटेड Prime Minister of India has dedicated the phase one of the India International Convention and Expo Center, ठीक है। देखो, एक भारत सरकार एक कन्वेंशन सेंटर बना रही है जिसमें जैसे अभी G20 हुआ, इस तरह के आगे कोई भी समिट्स होती है ना, कोई भी मीटिंग्स होती हैं, उसके लिए कन्वेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर बन रहा है। उसको नाम दिया गया है यशो भूमि, क्योंकि वो दिल्ली में एक जगह है द्वारका। दिल्ली में एक जगह है द्वारका, तो इसलिए उसका नाम क्या दे दिया गया? यशो भूमि नाम दे दिया गया उस सेंटर का। तो सवाल ये है कि वो कितने बजट पे बनाया जा रहा है। देखो करंट अफेयर्स इसका आंसर दीजिए, बाकी कुछ का डाउट तक कब से करना है। देखो मिनिमम 6 मंथ्स का करके जाओ, एपीएसएसबी के लिए मिनिमम 6 मंथ्स करके जाओ। मई 2023 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मई 2023 से स्टार्ट करेंगे इसे, ठीक है सर। ओके जोना जी, वेलकम टू द क्लास। देखो जो लोग फर्स्ट क्लास कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यूस चलती रहती है। एग्जाम आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स आपका नहीं रुकता है, ठीक है। ये मैं 2021 से इसको पढ़ा रहा हूँ। अब 2023 शुरू हो गया है सर, ठीक है। वो शुरू होके खत्म भी होने वाला है, ठीक है। तो 2-3 साल के करंट अफेयर्स मेरे होने जा रहे हैं। तो आपको लेकिन ऐसा नहीं कि सारा ही पढ़ना है, आपको 6 मंथ्स का प्रिपेयर करना है। अभी आप नवंबर का एग्जाम दे रहे हो, तो नवंबर के लिए मई 2023 से करंट अफेयर्स स्टार्ट करो, ठीक है। इसका पीडीएफ लिंक आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स का पीडीएफ लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं है तो मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे। और जो वीडियो लेक्चर्स है इसका, जो इसकी रिकॉर्डिंग है, वो नॉर्थ ईस्ट पीएससी की यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट पीएससी की यूट्यूब चैनल पे इसका वीडियो लेक्चर अपलोड हो जाता है। वहाँ यूट्यूब में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो हर एक मंथ का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। अभी ये आपका एपीएसएसबी का ये क्या कहते हैं, ये सितंबर का आज कल एक क्लास और लगेगा, सितंबर का खत्म हो जाएगा, फिर हम अक्टूबर का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए अभी एसएससी नहीं, हमारा अभी जो चलेगा अभी यूडीसी एलडीसी स्टेनोग्राफर जो अगला एग्जाम है, उसके लिए नया बैच लॉन्च हुआ है और वो हो भी चुका है। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप 8076535685 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है सर। चलिए, तो ये यशो भूमि की बात करते हैं सर। ये जो यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर अभी बना हुआ है, तो बिल्ट अक्रॉस मोर देन 73,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, ठीक है। इसमें आपका मीटिंग्स भी होंगे, आपका कॉन्फ्रेंसेस एग्जीबिशंस, ये सारा काम इसमें होगा, ठीक। अभी ऑलरेडी हमारे पास एक कन्वेंशन सेंटर है भारत मंडपम, ठीक है। उसके अलावा एक और कन्वेंशन सेंटर ये रेडी हो रहा है यशो भूमि।
तो ये इसलिए रेडी किए जा रहे हैं, जैसे अभी हमने G20 की समिट हैंडल करी, तो इस तरह से आगे अगर हम और भी कोई समिट हैंडल करते हैं, कोई भी इवेंट कराते हैं इंटरनेशनल लेवल का, तो ये कन्वेंशन सेंटर तब यूज किए जा सकते हैं। ठीक है सर। चलो, बाकी कैसे क्या काम हुआ दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस इतना ध्यान रखना ये यशोभूमि है क्या, भारत मंडपम है क्या। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। Recently, Ministry of Defense has approved the proposal to procure a regiment of which of the following missiles for the Indian Army। ठीक है, अभी इंडियन आर्मी के लिए डिफेंस मिनिस्टर कौन सी मिसाइल प्रोक्योर कर रहे हैं? अग्नि 5, अस्त्र, प्रलय, निर्भय। यशोभूमि इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड माँ यशोदा ऑफ श्री कृष्णा। ठीक है, उनकी भूमि, तो वो यशोभूमि बन गया। स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेजुएट मांग रहे हैं। देखो स्टेनोग्राफर में क्या है ना, अब पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है, अब पैटर्न चेंज हो गया, पहले जीके इंग्लिश मैथ्स हुआ करते थे, अब एक और सब्जेक्ट ऐड हो गया है, रीजनिंग। ठीक है, अब चूंकि आपका पैटर्न चेंज हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारा अभी पूरा कोर्स चेंज होगा। ठीक है, तो रिगार्डिंग जीके इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग आपको बिल्कुल एंटायरली क्या कहते हैं, एक नया पैटर्न का कोर्स देखने को मिलेगा, जो अब आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसमें अब आपका रीजनिंग भी इंक्लूडेड रहेगा। अब इस बात पे भी ध्यान दिया जाएगा कि देखो इनका वेटेज हो गया है कम, जीके इंग्लिश मैथ्स का वेटेज हो गया है कम। जहां पहले 50-50 क्वेश्चंस आते थे, अब सिर्फ और सिर्फ 25-25 क्वेश्चंस आएंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम आपका सिलेबस डिफाइन करेंगे। ठीक है सर, जब क्लास फ्री में दे रहे हैं तो पीडीएफ किस बात का पैसा लेंगे, और मेरा उसूल है पीडीएफ का पैसा नहीं लेते। ठीक है, मेरे को अगर वैसे तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो आप, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी, नहीं मिल रही है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, 9990784642, जिसको पीडीएफ ना मिले मेरे को व्हाट्सएप कर दे। ठीक है। चलो सर, तो कौन सी मिसाइल प्रोक्योर कर रहे हैं बताइए जरा। हाँ सर, प्रलय मिसाइल प्रोक्योर कर रहे हैं। प्रलय मिसाइल थोड़ी सी खास है सर। क्यों खास है? ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, क्वासी बैलिस्टिक का मतलब क्या होता है? देखो मिसाइल्स दो प्रकार की होती हैं। मिसाइल्स दो टाइप की होती है, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होती है क्रूज मिसाइल। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है सर? ये होती है सर सलमान खान, एक बार जो इन्होंने कमिटमेंट कर ली ना, फिर लॉन्च होने के बाद हम ये चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार ये लॉन्च हो गई तो फिजिक्स का प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करते हुए ये कहीं भी गिर जाएंगी। तो इनका जो एरिया रेंज होती है वो बहुत ज्यादा रहती है, कहीं भी जाके एरिया, किसी भी एरिया में गिर सकती है। तो इनकी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे आप इसे टारगेट नहीं कर सकते। मान लो एक बड़ा सा एरिया, उसमें कहीं भी मिसाइल गिराओ चलेगा, तो आप बैलिस्टिक लॉन्च कर दो, क्योंकि इनकी पावर ज्यादा होती है। ठीक है, इनकी जो लेंथ है वो ज्यादा होती है। तो ये खास बात होती है बैलिस्टिक की, लेकिन इनको एक बार लॉन्च कर दिया तो मैनूवरिंग पॉसिबल नहीं है। वहीं क्रूज मिसाइल आ जाओ, ये सर प्रभु देवा की तरह ये फ्लेक्सिबल है। आपने एक बार लॉन्च कर दिया तो बीच रास्ते में आप इसे मैन्यूवर कर सकते हो, अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो कि इसको कहाँ जाना है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल आर लाइक दिवाली का रॉकेट पटाखा, एक बार लॉन्च हो गया नहीं पता सर कहाँ जाएगा। ठीक है, जहां भी जाएगा बस चला जाएगा। क्रूज मिसाइल आपने एक बार लॉन्च कर दिया, अब आप उसे मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। क्रूज मिसाइल तब यूज करते हैं सर जब हमें एक स्पेसिफिक टारगेट पे लॉन्च करनी होती है मिसाइल। ठीक है, एक स्पेसिफिक टारगेट पे चाहिए होती है। लेकिन क्रूज मिसाइल की कंपैरेटिवली रेंज कम होती है, बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज ज्यादा होती है। लेकिन ये क्या है, ये बैलिस्टिक तो है तो इसकी रेंज ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये रेंज इसकी छोटी है। ये शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, यानी बैलिस्टिक मिसाइल का लाइट वर्जन है सर ये। एक मिनट रुकिएगा।
हाँ जी सर। तो प्रलय मिसाइल के हैं क्वासी बैलिस्टिक, मतलब ये बैलिस्टिक मिसाइल का लाइट वर्जन। ये है तो बैलिस्टिक, बट इनकी रेंज क्या होती है, कम होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, क्वासी बैलिस्टिक। तो ये है आपका प्रलय मिसाइल, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री लो है बट लार्जली बैलिस्टिक, इसको मैन्यूवर भी कर सकते हो। तो सर कैसी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे आप मैन्यूवर भी कर पा रहे हो? तो इसीलिए कह रहे हैं ये पूरी तरह से बैलिस्टिक नहीं है, ये कुछ कुछ बैलिस्टिक है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं सर हम लोग, क्वासी बैलिस्टिक। ठीक है सर, चलिए ध्यान रखिएगा। 102 का आंसर नहीं बताया, अरे सर 102 का आंसर 5400 का। ठीक है, यहाँ पर ये मतलब अमाउंट मैटर नहीं कर रहा था, मेरे को इसके बारे में बताना था। यशोभूमि भारत मंडपम, ये क्या है, इंडिया के कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। चलो 103 में करेक्ट आंसर इज प्रलय। प्रलय मिसाइल एक्वायर करा है सर आपका किसने, इंडियन आर्मी ने। ठीक है सर। हाँ जी सर, तो यहाँ तक बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है तो सर गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। फिर आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड पीएम विश्वकर्मा योजना। Which of the following ministries is nodal ministry of this scheme? Recently, Prime Minister of India has launched PM Vishwakarma Yojana. Which of the following ministries is nodal ministry of this scheme? Rural Development, Micro, Small and Medium Enterprises, Commerce and Industries, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? हाँ जी, पीएम विश्वकर्मा योजना किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? तो देखो पीएम विश्वकर्मा योजना, अब मैंने क्या बोला है, कोई भी अगर आप योजना पढ़ो, जैसे यहाँ पर बात हो रही विश्वकर्मा योजना की, विश्वकर्मा स्कीम की, तो हमेशा दो चीजों पे ध्यान रख लो। सबसे पहले उसकी मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है। तो ये जो योजना है ये आपका एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर ये आपका स्कीम आती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये, इसका टारगेट ऑडियंस क्या है या फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये किस ऑडियंस के लिए बनी है, तो ये उनके लिए बनी है जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स और क्राफ्ट पीपल हैं। जैसे आपको पता है, हम लोग समझते हैं कि सर अलग अलग मतलब देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग ट्राइब में कुछ ऐसी आर्ट होती हैं जो उनकी अपनी यूनिक होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो जो आर्ट है जो यूनिक है उसको मार्केट लेवल पे प्रमोट किया जाए, ताकि उस आर्ट की मदद से वो ट्राइब, वो सोसाइटी पैसा कमा सके और एक सोसाइटी में अपना, अपने साथ साथ देश का भी नाम आगे बढ़ाए। तो इकोनॉमिकली भी इससे मजबूत होंगे, क्योंकि हमारे जो आर्ट है उसको खरीदेंगे लोग, बाहर वाले लोग आके। जैसे बाहर की मूवी हॉलीवुड, वो क्या है सर, आर्ट है ना उनकी। अब वो लोग इंडिया में आते हैं सर, इतना पैसा छाप के जाते हैं एवेंजर्स जैसी मूवी, तो वो किस बात का कमा रहे हैं, वो अपनी आर्ट से ही तो कमा रहे हैं सर। ठीक है, इसी तरह से हम भी अपनी आर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। साथ ही साथ इससे इंडिया की सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी, लोग पहचानेंगे इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर कला को इज्जत दी जाती, जहां पर जो कलाओं से भरा हुआ देश है, कंट्री फुल ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर्स, उनको भी प्रमोशन मिला जाएगा। तो ऐसे जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट हैं जो हमारे इंडिजीनियस हैं बट उनको एक प्रमोशन नहीं मिला है, तो उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ये स्कीम लाई है। ठीक है, अब गवर्नमेंट करेगी क्या, गवर्नमेंट इसमें उनको एक प्लेटफॉर्म देगी जहां पर जो लोग वो आर्ट एंड क्राफ्ट सीखना चाहें तो उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, उनको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। साथ ही साथ अगर अब वो उस आर्ट से रिलेटेड अपना बिजनेस लॉन्च करते हैं तो उसमें भी सरकार कुछ उन्हें लोन वोन की व्यवस्था भी करके देगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से इसमें सपोर्ट किया जाएगा ट्रेडिशनल आर्टिजन और क्राफ्ट पीपल को। ठीक है, तो ये उसका टारगेट ऑडियंस है पीएम विश्वकर्मा स्कीम का। जनरली कोई भी स्कीम पूछी जाती है तो उसमें दो ही बातें होती हैं, या तो वो पूछ लेता है ये किस ऑडियंस के लिए बनाई गई है, या फिर वो पूछ लेता है सर इसका मिनिस्ट्री कौन सा है। ठीक है, अब ये देखो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया सेंट्रल सेक्टर स्कीम सर क्या होती है, वो स्कीम जो 100% यूनियन गवर्नमेंट फंडेड होती है। ठीक है, इसमें अरुणाचल के भी आर्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा सर। ठीक है, ये यूनियन लेवल की स्कीम है ना, पूरे देश में चलेगी, तो अरुणाचल के अंदर भी आपका जो
आर्ट है, क्राफ्ट है, पोट्री है ना, कारपेंट्री है, स्कल्पटिंग है, ब्लैक स्मिथिंग है, ये सारी चीजों में वहां पर भी जो अच्छा आर्ट गवर्नमेंट को मिलेगा, सरकार उसे भी प्रमोट करेगी। ठीक है, ये पूरे देश भर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिफाइड पोर्टल फॉर गोबर्धन टू स्ट्रीमलाइन द रजिस्ट्रेशन ऑफ compressed बायोगैस एंड बायो गैस प्लांट्स नेशन वाइड। ठीक है, देखो एक होती है बायोगैस, उसी बायोगैस से बनाई जाती है कंप्रेस्ड बायोगैस। जैसे नेचुरल गैस हमें मिलती है, ठीक है, जो हमें रिजर्व में मिलती है वो नेचुरल गैस, फिर उसे कंप्रेस करके सीएनजी बनाई जाती है। उसी तरह से भारत सरकार की स्कीम है गोबर्धन, ठीक है, उसमें सरकार क्या करना चाह रही है, एक एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाना चाह रही है सरकार, जिसमें गोबर्धन से रिलेटेड ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है गोबर्धन, अभी हम बात करेंगे ये गोबर्धन स्कीम क्या है। इस गोबर्धन स्कीम से रिलेटेड जो भी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, उन सबको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट लेके आना चाहती है, ताकि गवर्नमेंट इजीली ट्रैक कर पाए कि हाँ भाई ये जो स्कीम है गोवर्धन, इसमें कितना काम हो रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ जो प्लांट्स लगेंगे, जैसे सीएनजी बनाने के लिए सीएनजी प्लांट लगते हैं, तो इसी तरह से सीबीजी कंप्रेस बायोगैस बनाने के लिए इनके जो प्लांट लगेंगे देश भर में, उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करना, मतलब एक जगह से हो, ऐसा ना हो कि अलग अलग जगह से आपको रजिस्ट्रेशन करना हो, एक सिंगल प्लेटफॉर्म बन जाएगा, उसी पर जाके आप अगर आप बायोगैस का प्लांट लगाना चाहते हो तो उस सिंगल प्लेटफॉर्म पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करने से सारा काम हो जाएगा, अलग अलग जगह से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी क्या होता है, आपको मान लो एक सिंपल इंस्टीट्यूट भी खोलनी है, जैसे अभी हमने अपना ईटानगर में पूरा क्या कहते हैं, हमने परमिशन ली, एनओसी बनवाई, रजिस्ट्रेशन करवाया एज एन इंस्टीट्यूट, तो वहां पर क्या हो रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। आप फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लेते हैं ना, अलग अलग डिपार्टमेंट जाते हैं, उनसे एनओसी लेते हैं, मजिस्ट्रेट से एनओसी लेते हैं, तब आप एक इंस्टीट्यूट को रजिस्टर कराते हैं, या कोई भी कंपनी उसी तरह से ये रजिस्टर होती है। तो यहाँ पर भी अगर आपको बायोगैस प्लांट लगाना है तो अलग अलग जगह आपको ना भटकना पड़े, उसके लिए एक सिंगल पोर्टल बना दिया, वहीं पर आपके सारे एनओसी या रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस पूरा यूनिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सवाल ये है कि सर ये जो पोर्टल है किसने लॉन्च किया है, तो जाहिर सी बात है जो गोवर्धन स्कीम मैनेज कर रहा होगा वही लॉन्च करेगा। तो ये आता तो सर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर है, बट इसको जो मैनेज कर रहा है उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, वो इसको हैंडल करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। अब देखो यूनिफाइड पोर्टल से ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये समझना है कि सर ये गोवर्धन स्कीम है क्या, और ये गोवर्धन है क्या। अब देखो गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो गांव में गोबर इकट्ठा होता है, ठीक है, या ये कह लो बायो एग्रो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे आपने मान लो बायोलॉजिकल एग्रीकल्चरल वेस्ट है, ठीक है, गांव में एनिमल होते हैं है ना, उनका वेस्ट है, गांव में जो एग्रीकल्चर हो रहा है उसका जो वेस्ट है, उसको एक जगह इकट्ठा करो और उसको यूज करके आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है, यानी जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसको यूज करके आप पैसा कमा सकते हो। जो जानवर का गोबर है वो क्या है सर, एग्रीकल्चर वेस्ट है। आपने गाय पाली, गाय गोबर कर रही है, वो गोबर कहाँ जा रहा है सर, उसको बायोगैस बनाएंगे उससे। ठीक है, तो वो सारी चीजें इकट्ठा की जाएंगी, उसी को कह रहे हैं गोबर धन, यानी गोबर से क्या बनाया जा रहा है, धन, धन बोले तो मनी। तो इसीलिए स्कीम का नाम है गोवर्धन स्कीम, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था। यानी जो भी एक तरीके से एग्रीकल्चर वेस्ट है उसकी मदद से आप उससे फर्टिलाइजर्स बना सकते हो, है ना, आप खाद बना के उसको यूज कर सकते हो, उससे भी पैसा कमा सकते हो, आप बायोगैस बना के भी पैसा कमा सकते हो। तो ये इसका आपका पर्पस है। ठीक है, तो याद करो सर, कल हम लोगों ने, कल या परसों में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पढ़ा, ठीक है, उसका भी ये एक पार्ट है, उस मिशन में भी हमें ये इम्प्लीमेंट करना है गोवर्धन स्कीम को। ठीक है, तो जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में दो कंपोनेंट थे ना, एक तो ओपन डेफिकेशन फ्री इन्वायरमेंट बनाना है, और जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है उसको भी मैनेज करना है। तो कैसे करोगे सर,
तो वो जो भी लिक्विड और सॉलिड वेस्ट है उसको हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे और उसको एक रिसोर्स बनाएंगे, उससे हम पैसा कमाएंगे। ठीक है, बायोगैस बनाएंगे। बायोगैस कैसे बन रही है, जो सारा वेस्ट है एक गड्ढे में इकट्ठा करो, कुछ टाइम बाद उसमें से गैस रिलीज होगी, उस गैस को क्या कहेंगे, बायोगैस। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, बायोगैस कहेंगे। ठीक है, एक बार याद होगा जो मोदी जी ने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि मैं नाले से गैस से यूज करके चाय बनाता था, तो वो यही समझाना चाह रहे थे, नाले में क्या है सर, वेस्ट है। ठीक है, वेस्ट को आप कुछ टाइम तक क्लोज रखोगे ना, उसमें से गैस जनरेट होने लगती है, तो उस गैस को कहते हैं बायोगैस। उस बायोगैस से भी एज ए फ्यूल आप उसको यूज कर सकते हो, ये मोदी जी समझाना चाह रहे थे ना। तो उसमें भी, तो बायोगैस आपने एक बार बना ली, फिर उस बायोगैस को क्या करा जाएगा सर, कंप्रेस किया जाएगा, क्योंकि उस बायोगैस में बहुत सी ऐसे गैसेस हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उनको रिमूव करके उस बायोगैस को कंप्रेस करा जाएगा, प्योरीफाई करा जाएगा, उसमें प्रॉपरली मीथेन होगा, प्योर मीथेन कंटेंट ऑफ ओवर 95%, जो आपका एनर्जी जनरेट करेगा। कंप्रेस बायोगैस की खास बात यह है कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कंप्रेस नेचुरल गैस, जो हम लोग सीएनजी यूज करते हैं गाड़ियों वगैरह में, उसके बराबर इसकी आपका क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी प्रोड्यूस बाय अ फ्यूल। ठीक है, मान लो अगर 1 किलो सीएनजी जो आपका हीट प्रोड्यूस कर रहा है, सेम हीट आपका, सेम अमाउंट ऑफ हीट आपका कंप्रेस बायोगैस अगर प्रोड्यूस कर रहा है, तो दोनों की कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। ठीक है, तो दोनों की कैलोरीफिक वैल्यू भी सेम है, तो ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट चाहेगी, ये बायोगैस तो सर ऐसी निकल आती है, तो इसको और प्रमोट करके अब हम लोग कंप्रेस बायोगैस को भी एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। तो गांव वगैरह में बायोगैस के प्लांट लगेंगे, उसको कंप्रेस किया जाएगा, फिर उसको बेचा जाएगा, तो उससे फायदा किसको होगा सर, बायोगैस वालों को होगा। ठीक है, गांव वालों को होगा। ठीक है, तो ये था आपका गोवर्धन स्कीम से रिलेटेड बात है। हाँ जी सर, यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, चीजें क्लियर है तो बताइए सर, क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट होने से बताइए। ठीक है, चलिए, तो आज तक यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसका हिसाब निपटा देंगे, सितंबर नेक्स्ट क्लास में खत्म करके देन वी विल स्टार्ट द अक्टूबर करंट अफेयर्स। ठीक है सर, तो यहाँ पर आज आपका सितंबर का करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, नेक्स्ट क्लास में सितंबर खत्म कर देंगे, फिर हम लोग सर मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है सर, तो तब तक के लिए लेक्चर रिवाइज करते रहिए। अगर पीडीएफ नहीं मिल रहा है मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9990784642। ठीक है सर, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।